Hello dear learners, today I will discuss the summaries of all the remaining poems in this video. I will start by discussing the poem Amanda by Robin Klein. Summary. Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes, dreams of escaping the constraints imposed on her. रॉबिन क्लेन ने इस पोम में एक अमांडा नाम की बच्ची को प्रेजेंट किया है और वो अमांडा एक ऐसी बच्ची है जिसकी मदर उसको बार बार छोटे छोटे कामों के लिए उसको टोक देती हैं, उसको मना कर देती हैं कि उसको ये काम नहीं करना है, या उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि किसी काम को करना है तो किस तरीके से करना है। वो जो भी मिस्टेक करती है उसकी मिस्टेक्स के लिए उसकी मदर उसको हमेशा स्कोल्ड कर देती हैं, डांट देती हैं। दैट्स वाई शी स्टार्ट्स ड्रीमिंग ऑफ एस्केपिंग। वो वहाँ से एस्केप करना, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करती है और अपनी मदर को, उसकी मदर उसको जो भी समझा रही होती है उनकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेती है। Robin Klein has beautifully expressed the girl's feelings in the poem about how she is controlled and instructed by her mother for small things. रॉबिन क्लेन ने इस पोम में ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है उस बच्ची की फीलिंग्स को जिसको बार बार उसकी मदर कंट्रोल कर रही है, जिसको बार बार उसकी मदर इंस्ट्रक्ट कर रही है, डायरेक्ट कर रही है छोटे छोटे चीज़ों के लिए। The poem conveys an important message that children should never be deprived of their freedom. तो ये जो पोम है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करती है कि जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो इवन एक छोटे से बच्चे के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना एल्डर्स के लिए फ्रीडम ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, सिमिलरली जो यंगर वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी जो फ्रीडम है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही मायने उनकी लाइफ में फ्रीडम रखती है। तो इसलिए बच्चों को भी उनकी फ्रीडम से डिप्राइव नहीं करना चाहिए, उनकी फ्रीडम को उनसे छीनना नहीं चाहिए। They should not feel that their parents constantly nag them for every single thing they do. कभी भी बच्चों को ऐसा फील नहीं होने देना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि उनके पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको बार बार टोकते हैं। It's the responsibility of the parents to bring up their children in such a way that they understand their viewpoint instead of getting frustrated. ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बातों को बच्चे को इस तरीके से बताएं कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के व्यू पॉइंट को समझें, बजाय उनको ऐसा लगे कि उनके पेरेंट्स उनको बार बार टोकते रहते हैं, उनके ऊपर चीज़ों को थोपते हैं, जिससे वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से दें कि बच्चा उनकी बात को अच्छे से समझ पाए। चिल्ड्रन शुड नॉट फील दैट एन ऑर्फन हैज़ मोर फ्रीडम देन देम। बच्चों के अंदर कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि जो ऑर्फन है, ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके पास उनसे ज़्यादा फ्रीडम है, उनकी लाइफ इनसे बेटर है। अमांडा ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन ऑर्फन। अमांडा जो है, जब उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली नैक कर रही होती हैं तो वो अमांडा अपने आप को एज एन ऑर्फन ड्रीम कर रही होती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, कि किस तरीके से एक ऑर्फन बच्चा है, उसको कहीं भी जाने की फ्रीडम है, लेकिन उसकी मदर उसको ऐसा नहीं करने देती। शी इज़ आस्क्ड टू फिनिश हर होमवर्क एंड क्लीन अप हर रूम। उसकी मदर उसको बार बार उसके होमवर्क को फिनिश करने के लिए इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं और उसको अपना रूम क्लीन करने के लिए भी बोलती है। शी ऑल्सो इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मरमेड। और अमांडा अपने आप को मरमेड की तरह भी इमेजिन करती है, जो कि पानी के अंदर जो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ कोई भी वहाँ पर रहने वाला नहीं है, पूरे पानी में अच्छे से जो है वो अकेले रह सकती है, पीस के साथ, जहाँ पर उस पर को टोकने वाला कोई भी नहीं है। शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड फॉर बीइंग मूडी। और मूडी होने की वजह से उसकी मदर उसको बार बार डांटती रहती। देन शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रेप्यूंजल। उसके बाद अमांडा ड्रीम करती है कि वो रेप्यूंजल होती। Her imagination signifies her adolescent struggle for freedom, peace and isolation. और उसकी जितनी भी इमेजिनेशन है वो उसके उस स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्निफाई कर रही है। जो वो स्ट्रगल कर रही है वो बच्ची अपनी फ्रीडम के लिए, अपने पीस के लिए, अपनी आइसोलेशन के लिए, अपने अकेलेपन के लिए। शी यूज इमेजिनेशन एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म। इसलिए उस बच्ची ने अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड को, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को ही एक अपना कॉपिंग मैकेनिज्म बना लिया है, जिससे वो अपनी रियलिटी से कुछ टाइम के लिए एस्केप कर सकती है। Central idea of the poem: the importance of understanding and nurturing a child's need for freedom and self-expression. ये पोम
एक बच्चे की फ्रीडम को लेकर, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर जो नीड होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसको ये पोम समझाती है. The poem also highlights the importance of upbringing and the need for parents to be sensitive to their child's wishes. ये पोम ये भी हाईलाइट करती है कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के टाइम पर उसकी नीड्स को पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसकी क्या विशेज़ हैं. उस बच्चे को बड़ा करते हुए पेरेंट्स को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे की नीड्स को लेकर भी सेंसिटिव होना चाहिए. पोएटिक डिवाइसेस. राइम स्कीम. इस पोम में राइम स्कीम है AABA, CCC, AABA. रेपिटेशन. इस पोम में अमांडा वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है. एल्यूजन. इनडायरेक्ट रेफरेंस इसमें है. रेपुंजल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है. एलिट्रेशन. एस का बार बार रिपीटिशन है, बिगिनिंग साउंड का रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है. मेटाफर. साइलेंस इज गोल्ड एंड फ्रीडम इज स्वीट. यहाँ पर जो है साइलेंस को जितना गोल्डन, जितना कि गोल्ड एक बहुत प्रीशियस होता है, सिमिलरली जो साइलेंस है अमांडा के लिए वो भी उतनी ही प्रीशियस है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है. फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम को किसी स्वीट से कंपेयर किया गया है कि जितनी स्वीट जो है मीठी होती है, जितना वो इम्पोर्टेंट होती है, जितना वो किसी इंसान को खुश कर सकती है, सिमिलरली जो फ्रीडम है उसकी भी जो भूख है वो भी एक इंसान को उसके इमोशंस को शांत कर सकती है. एनाफोरा. डोंट बाइट, डोंट हंच. यहाँ पर जो डोंट बाइट, डोंट हंच बार बार इसकी रिपीटिशन है डोंट वर्ड की, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है. थीम. Explores the mental pressure felt by children to perform according to the expectation of their parents. ये जो पोम है एक थीम रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो बच्चों के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाए, उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी पाएँ, उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर पाएँ. ये जो बच्चे होते हैं इन पर बड़ा ही मेंटल प्रेशर होता है इस चीज़ को लेकर. यही जो पोम है इस चीज़ को प्रेजेंट करती है. Now, the poem The Trees by Edwin Rich. Summary. As the title suggests, the poem is about trees. जैसा कि हम टाइटल से देख सकते हैं The Trees, तो ये जो पोम है it's about the trees, about their struggle. It expresses how humans have destroyed forests and cut down trees for selfish purposes. ये पोम एक्सप्रेस करती है कि ह्यूमंस ने अपनी ग्रीड की वजह से, अपने सेल्फिश पर्पसेस की वजह से जो पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है. तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को भी जो पोम है रिप्रेजेंट, जो उसको प्रेजेंट कर रही है. Humans have made trees confined to the four walls of their houses to fulfill their needs. अपने घरों को सुंदर दिखाने के लिए, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए जो ह्यूमंस हैं उन्होंने फॉरेस्ट से पेड़ों को काट काट कर, फॉरेस्ट से पेड़ों को निकाल कर अपने घरों की चार दीवारी में बंद कर दिया है ताकि उनके जो घर हैं वो सुंदर नजर आए. The poetess says that the trees live in the forest, so keeping them inside the home is a crime. According to the poetess, पेड़ों को अपने घर में, प्लांट्स को, ट्रीज को अपने घरों में रखना एक तरीके का क्राइम है, क्योंकि जो उनकी असली जगह है उनकी रहने की वो फॉरेस्ट है. The poem conveys the message that everyone has a deep desire for freedom. कि जिस तरीके से अभी हमने अमांडा पोम में भी फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो यहाँ भी इस पोम में एक फ्रीडम के कॉन्सेप्ट की बात करती हैं कि जो ट्रीज हैं वो भी फ्री हैं, उनको भी फ्री रहने का हक है, उनको भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का हक है. लेकिन जो ह्यूमंस हैं अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी ग्रीड के लिए उन्होंने उन पेड़ों को वहाँ फॉरेस्ट से निकाल कर अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया है. वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर एंड शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल इट. ये जो रूल्स बनाए हैं नेचर ने, जो उनकी रहने की जगह है, उनको वहाँ से निकाल कर हम लोगों ने अपने घर में रखना स्टार्ट कर दिया है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. The poet imagines that फॉरेस्ट एम्प्टी हो गए थे, उनकी वजह से जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स थे वो भी बेघर हो गए थे क्योंकि उनको रहने की कोई जगह नहीं थी. The trees escape during the night. तो ये जो ट्रीज हैं वो रात के समय घरों से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं. एंड द पोइट कुड सी द फॉरेस्ट बीइंग फुल अगेन बाय मॉर्निंग. और जो पोइट हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से मॉर्निंग तक वो जो फॉरेस्ट हैं वो पूरा पेड़ों से भर गए हैं. The roots worked all the night to free themselves from the veranda floor. जो रूट्स हैं उन्होंने पूरी राइट जो है स्ट्रगल किया है कि जो वेरांडा फ्लोर है उससे वो अपने आप को छुड़ा पाएँ, लूजन कर पाएँ.
द लीव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द विंडो, जो लीव्स हैं विंडोज से स्ट्रगल करते हुए किस तरीके से विंडोज से बाहर निकल रही हैं, उनके जो विंडो प्लेन्स हैं उनको तोड़कर अपने वहां से निकलने के लिए अपने लिए जगह बना रही हैं. द लार्ज bent and shrunk branches resembled half shocked newly discharged patients. यहाँ पर जो लंबी लंबी जो टहनियाँ थी जो कुछ टाइम के लिए झुक गई थी और श्रंक हो गई थी बिल्कुल, वो ब्रांचेस किस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, रिजेंबल कर रही हैं कि जो पेशेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल्स में थे वो अब जब डिस्चार्ज हो गए हैं तो किस तरीके से वो शॉक्ड हैं, उसी तरीके से सिमिलरली जो ब्रांचेस जो काफ़ी टाइम से झुकी हुई थी बिल्कुल जो है सिकुड़ गई थी, वो ब्रांचेस अब उन डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह बिल्कुल शॉक में है फॉरेस्ट में पहुंचकर, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम बाद वो फ्रीडम की लाइफ देखी है. The poet was writing long letters without mentioning the departure of the trees. जो पोइट हैं वो वेरांडा में बैठकर अपने लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्रीज का जो डिपार्चर है फ्रॉम द हाउसेस टू द फॉरेस्ट इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया है. द विंड रश्ड टू मीट द ट्रीज, जैसे ही पेड़ घरों से बाहर मूव करते हैं तो जो विंड है वो भी उनसे मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन हो जाती है और उनकी तरफ दौड़ कर आती है. The branches of the trees covered the moon and it looked like a mirror. और अब जो ब्रांचेस जब वो फॉरेस्ट में पहुंच गई हैं तो उनकी जो ब्रांचेस हैं, जो ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, उन्होंने मून को कवर कर लिया है. नीचे से जब हम उन टॉल ट्रीज की ब्रांचेस को जो मून को ऊपर की तरफ मून को देखते हैं तो वो जो ब्रांचेस हैं उन्होंने मून के कुछ पार्ट को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो मून है वो एक टूटे हुए मिरर की तरह नजर आता है. The moon fragments look like a crown on the tallest oak tree. और वो जो टूटा हुआ जो मून है, जो मून के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ऐसे लगते हैं कि जो लंबा सा जो ओक का ट्री है उसको उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से कोई क्राउन पहना दिया हो. Central idea. The central idea of the poem The Trees by Edwin Rich is the conflict between humans and nature. इस पोम में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, कि किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए नेचर को कहीं ना कहीं हार्म किया है. द पोएम conveys the message that humans have harmed the environment through their actions and that we should reconnect with nature. जो पोम है वो एम्फेसाइज करती है कि हमें दोबारा से एक नीड यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि हमें दोबारा से नेचर के साथ रिकनेक्ट हो जाना चाहिए और अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देना चाहिए और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए. पोएटिक डिवाइसेस. राइम स्कीम. इस पोम में बेटा कोई भी राइम स्कीम नहीं है, और ऐसी पोम जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स. इमेजरी. तो पोइट जो है उन्होंने इस तरीके से लैंग्वेज को, वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ किया है कि हम अच्छे से उन एक्शंस को, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे सामने जो ट्रीज हैं वो मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ है. सिमिली. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. यहाँ पर जो ब्रांचेस थी उनको कंपेयर किया गया है विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, लाइक का यूज़ करके, इसलिए यहाँ पर सिमिली है. पर्सोनिफिकेशन. जो ट्रीज हैं उनको बिल्कुल जैसे ह्यूमंस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, सिमिलरली यहाँ पर ट्रीज भी जो है वो उनकी भी मूवमेंट को दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है. सिम्बोलिज्म. ट्रीज आर यूज टू प्रेजेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. यहाँ पर जो फॉरेस्ट की कितनी सिग्निफिकेंस है उसको शो करने के लिए यहाँ पर ट्रीज को एज अ सिंबल जो पोइट ने यूज़ किया अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कि जो फॉरेस्ट हैं वो बड़े सिग्निफिकेंस हैं, उनके वो बड़े ही सिग्निफिकेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए. एलिट्रेशन. लॉन्ग लेटर्स. यहाँ पर एल और एल रिपीटेशन है यहाँ पर बिगनिंग साउंड का, इसलिए एलिट्रेशन. मेटाफर. ट्रीज रिप्रेजेंट द हेल्पलेसनेस ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी. अगर हम इस पोम को एक सिंबॉलिकल वे में देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि ये पोम जो है और किस तरीके से कौन सा मैसेज देती है, तो जिस तरीके से जो ट्रीज हैं वो उनका स्ट्रगल है, किस तरीके से वो जो उनके ऊपर जो बंधन लगा दिए गए थे, उनको चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया था और अब उनको फाइनली एक फ्रीडम मिली थी, वो अपने स्ट्रगल के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे, एक फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे थे जहां उनको पूरी हर तरीके से रहने की फ्रीडम थी. तो जो वुमेन है उनकी भी इसी तरीके की कंडीशन है, वो भी जो है
अपने स्ट्रगल के साथ, अपने स्ट्रगल की वजह से इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में वो भी अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रही है। एंजेम्पमेंट, यहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन्स को कंटिन्यू किया गया है, इसलिए एंजेम्पमेंट का यूज है। थीम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नाउ द पोम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। फॉग इज अ स्मॉल पोम कंसिस्टिंग ऑफ वन स्टैंजा। जो कार्ल सैंडबर्ग है, उन्होंने अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए एक बड़ी ही छोटी सी पोम का यूज किया है। एक स्टैंजा की पोम है बिल्कुल, और बहुत कम ही लाइंस की ये पोम है, सिर्फ 6 लाइन्स की ये पोम है। द पोम टॉक्स अबाउट द फॉग विच इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और इस पोम में फॉग के बारे में बात हो रही है, जो कि हम विंटर सीजन में जिसको ऑब्जर्व करते हैं। द अराइवल ऑफ फॉग इज अ क्वाइट नेचुरल अकरेंस। उन्होंने जो फॉग का आना है, उसके अराइवल को एक क्वाइट साइलेंट और एक नेचुरल अकरेंस बताया है कि नेचुरली अपने आप ही जो फॉग है वो आ जाती है। द पोइट हैज ब्यूटिफुली कंपेयर्ड द अराइवल ऑफ द फॉग विद द कैट। यहाँ पर जो पोइट है वो कंपेयर कर रहे हैं जो फॉग का अराइवल है उसको कैट के अराइवल के साथ। He has presented the arrival of fog through a metaphoric cat. यहाँ पर जो कैट है वो एज अ मेटाफोर उसको यूज किया है। जो फॉग है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? कैट से। Fog is personified as if it has the capability to sit and observe like a cat. यहाँ पर जो फॉग है पर्सोनिफाई किया गया उसको कि किस तरीके से जो कैट है जो मूव करती है, आकर बैठ जाती है और अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। सिमिलरली जो फॉग है वो भी उसी तरीके से जो हार्बर है, जो सिटी है, उसके ऊपर आती है और वहाँ पर पूरी सिटी को वो कवर कर लेती है। और ये पूरा ही प्रोसेस बड़ी साइलेंटली जो फॉग है वो करती है। साइलेंट हंचेस emphasizes the quiet nature of the fog. और जो साइलेंट हंचेस जो हम कैट के लिए यूज कर रहे हैं कि वो बिल्कुल चुपचाप आकर बैठ जाती है, सिमिलरली जो फॉग है वो भी चुपचाप आकर बिल्कुल क्वाइटली पूरी सिटी को कवर कर लेती है। The moving away of the fog indicates the temporary nature of fog. और कुछ टाइम के बाद वो जो फॉग है वहाँ से मूव अवे कर जाती है, वहाँ से चली जाती है, जिससे जो फॉग है उसका टेम्परेरी नेचर इंडिकेट होता है। यहाँ पर अगर पॉइंट जो है अगर हम उनका थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर इस मीनिंग को लेकर जाएं तो ये जो फॉग है ये कहीं ना कहीं हम अपने दुखों से, अपने जो हमारे ग्रीफ है उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जिस तरीके से जो फॉग है वो आकर चली गई है, सिमिलरली जो हमारे दुख हैं, जो हमारा ग्रीफ है वो भी एक टाइम के बाद वहाँ से चला जाएगा, वो भी टेम्परेरी नेचर के ही होते हैं। सेंट्रल आइडिया, द नेचुरल फिनोमेना, पोएटिक डिवाइसेस। इस पोम में भी कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए ये भी फ्री वर्स में लिखी गई है। मेटाफर, कैट रेफर्स टू फॉग एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर जो कैट है वो रेफर कर रही है फॉग को, कैट का फॉग के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज है। पर्सोनिफिकेशन, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, कि जिस तरीके से कैट जो है घर पर आकर बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाती है, सिमिलरली जो फॉग है वो उसने भी साइलेंटली आकर पूरे हार्बर को, पूरी सिटी को कवर कर लिया है। इमेजरी, यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विजुअल्स इन माइंड। तो जिस तरीके से पोइट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सिट्स, लुकिंग, मूव्स ऑन, तो कहीं ना कहीं वर्ड से हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉग है वो आ रही होगी, सिटी को कवर कर रही होगी, किस तरीके से जो कैट है वो आ रही है, वहाँ से डिसअपियर हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर इमेजरी पोइटिक डिवाइस का भी यूज़ है। A Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. Summary. This poem is a humorous ballad that presents a piece of writing in a funny way. तो ये जो पोम है एक ह्यूमरस बैलेड है, बैलेड जिसमें हम स्टोरी को एक पोम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमरस बैलेड दैट प्रेजेंट्स अ पीस ऑफ राइटिंग इन अ फनी वे, एक बड़े ही फनी वे में, ह्यूमरस वे में इस पोम को लिखा गया है। A little girl named Belinda is described in this poem with many pets whom she had named. जो बेलिंडा नाम की लड़की है उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं और उसने उन पेट्स के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। She has named the black kitten Ink. जो ब्लैक किटन उसके पास है उसका नेम उसने रखा है इंक। द ग्रे माउस ब्लिंक, और जो उसका ग्रे माउस है उसका नेम उसने ब्लिंक रखा है।
the yellow dog Mustard and the covered dragon Custard. और उसका जो covered dragon है उसका नेम उसने रखा है Custard. The poet has beautifully described all these characters in the poem. जो poet है उन्होंने इन सभी characters को बड़ा ही beautifully इस poem में present किया है, describe किया है. He says that all of them are very brave except the dragon. तो जो poet है उनको ऐसा लगता है कि जो बाकी के जितने भी characters हैं इस poem में except the dragon, they all are brave. और जो dragon है वो coward है. But his perception changes when the dragon saves everyone from the attack of pirates on Belinda's house. और जब हम पोम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से एक जो पायरेट है वो विंडो के थ्रू उनके घर पर अटैक कर देता है और उसको कौन फेस करता है, ड्रैगन. इसलिए जो पोइट का परसेप्शन है, जो बिगिनिंग में उसका परसेप्शन था कि जो कस्टर्ड है वो बड़ा ही कवर्ड है क्योंकि वो एक सेफ केज के लिए एक सेफ केज को हमेशा ढूंढता रहता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन है वो कवर्ड है. लेकिन बाद में उसका जो ये परसेप्शन है बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. It also suggests that those who appear cowardly may possess hidden strengths and capabilities. कि ऐसे लोग जो पहले हमें coward लगते हैं उनके अंदर भी अपनी hidden strengths और capabilities हो सकती हैं, इसलिए हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. Central idea of the poem, The Tale of Custard the Dragon. It revolves around the themes of bravery, fear and the true nature of courage. ये जो poem है ये कुछ themes को present करती है जैसे कि bravery, fear and the true nature of courage. कि courage का true nature क्या है, क्या जो दिखने में courageous लगते हैं वही courageous होते हैं या फिर जो problem आने पर हमारे काम आते हैं वो courageous होते हैं. The poem contrasts the perceived cowardice of Custard the dragon with the bravery of the other animals who are ultimately shown to be fearful and cowardly when faced with danger. कि danger के time पर जो Custard जो dragon था उसकी bravery को बाकी एनिमल्स से ज़्यादा उसकी ब्रेवरी को शो किया गया है कि किस तरीके से बाकी एनिमल्स बिल्कुल फियरफुली उन्हें एक्ट किया जब प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया, लेकिन जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसने ही ब्रेवली पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और उस पायरेट को मार दिया. Poetic devices. The rhyme scheme of the poem is AABB और स्ट्रैंजा 13 के लिए इस पोम की राइम स्कीम है AABBCC. Ballad. The poem is in the form of a ballad, a long poem usually set to music. Simile. Sharp as mustard. यहाँ पर as का यूज करके sharp दिखाया गया कि जिस तरीके से mustard बिल्कुल येलो कलर बिल्कुल sharp येलो कलर की होती है, सिमिलरली वो भी sharp है, इसलिए यहाँ पर as का यूज करके कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज है. मेटाफर. चिमनी फॉर अ नोज. तो उसकी नोज को जो कस्टर्ड की नोज है उसको चिमनी से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेटाफर का यूज है. रेपिटेशन. बार बार जो लिटिल वर्ड है उसका पोम के अंदर रेपिटेशन हुआ है. ओनोमेटोपिया. कुछ साउंड वर्ड्स का इसमें यूज हुआ है, जैसे कि रैट की गिगल को शो करने के लिए वर्ड यूज किया है वीक. कैट की साउंड को शो करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया म्याऊ. पोएटिक लाइसेंस जो है वर्ड को शॉर्टन कर दिया गया है एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, जैसे एक वर्ड होता है विंडो लेकिन यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज किया गया विंडा. एलिट्रेशन. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. यहाँ पर एल और एल का रिपीटेशन है बिगनिंग साउंड का, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज है. एल्यूजन. कैरेक्टर ऑफ परसीवल. यहाँ पर एक कैरेक्टर उठाया गया है किसी और स्टोरी से, जो किंग आर्थर की एक स्टोरी है, उसका एक जो नाइट था वो बड़ा ही कॉवर्डली था. परसीवल नाम का उसका एक नाइट था जो बड़ा ही कॉवर्ड था, तो यहाँ पर उसी कैरेक्टर को उठाया गया है, कैरेक्टर ऑफ परसीवल. आयरनी. आयरनी यहाँ पर क्या है कि जिन एनिमल्स को जो पोएट हैं पहले स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, ब्रेव समझ रहे थे, वो जब प्रॉब्लम आने के टाइम पर वही सब कवर्डली उन्होंने एक्ट किया, और जिसको वो कवर्ड समझ रहे थे जो कस्टर्ड था, फाइनली प्रॉब्लम के टाइम पर उसी ने उसको अच्छे से फेस किया और बड़ा ही ब्रेवली उसने बिहेव किया. थीम. फर्स्ट ब्रेवरी वर्सेस राइजिंग टू द नीड ऑफ द ओकेजन. कि उस ओकेजन पर उस अटैक के टाइम पर किसने ब्रेवली उस सिचुएशन को हैंडल किया, या फिर
जो फॉल्स ब्रेवरी, जो बाकी के कैरेक्टर्स थे जो अपने आप को बड़ा ही ब्रेव समझ रहे थे, वो उनकी फॉल्स ब्रेवरी थी। For Anne Gregory by William Butler Yeats. This poem is in the form of a conversation that goes between the poet William Butler Yeats and a young girl named Anne Gregory. यहाँ पर ये जो पोम है बड़ी कन्वर्सेशनल स्टाइल में इसको लिखा गया है। विलियम बटलर यीट्स जो इस पोम के पोइट हैं उनके बीच में, और एक बच्ची है नेम्ड एन ग्रेगरी जिसके बारे में बताया नहीं गया कि ये कौन है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन शो की गई है। द गर्ल हैड ब्यूटीफुली हनी कलर्ड हेयर। तो ये जो लड़की है एन ग्रेगरी, इसके बड़े ही ब्यूटीफुल हनी कलर के इसके हेयर हैं। Here the poet has described that a person falls in love with a girl's outer beauty and her physical appearance. ये जो पोइट हैं ये एन ग्रेगरी को डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी ब्यूटी को देखकर, उसकी जो आउटर अपीयरेंस है उसको देखकर ही जो बाकी के लोग हैं उससे जो है अट्रैक्ट होते हैं, उसी के लिए वो उसको पसंद करते हैं। The speaker tells Anne that many men would love her for her beautiful appearance, particularly her golden hair. कि काफी लोग, काफी मैन उसको पसंद करेंगे उसके गोल्डन हेयर की ही वजह से। बट एन डिजायर्स टू बी लव्ड फॉर हर इनर क्वालिटीज। लेकिन जो एन है वो चाहती है कि लोग उसकी आउटर अपीयरेंस को ना देखकर बल्कि उसकी इनर क्वालिटीज की वजह से उसको लाइक करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रू लव इज रेयर, कि जो ट्रू लव है वो बिल्कुल भी देखने को, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। कोई भी जो बेसिक नेचर है उसकी इनर जो उसकी क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज हैं, उसकी इनर ब्यूटी को कोई भी देखकर उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। In the end, he says that it is not possible to love one for oneself, कि हमारे लिए सिर्फ हमारी क्वालिटीज के लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है हमें पसंद करना। ओनली गॉड कैन लव अस फॉर आवर इनर ब्यूटी एंड नेचर, कि सिर्फ गॉड ही हमारी इनर ब्यूटी को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, वही सिर्फ हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए लव कर सकते हैं। Central idea of the poem for Anne Gregory is that inner beauty is more important than physical appearance, कि हमारी जो इनर ब्यूटी है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस से, क्योंकि हमारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी इनर क्वालिटीज़ की वजह से बिल्डअप हो पाती हैं। The poem also explores how love is based on inner qualities, not just physical attraction. ये पोम जो एक्सप्लोर करती है कि जो एक रियल ट्रू लव है वो हमारी इनर क्वालिटीज की वजह से होता है, ना कि हमारी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। राइम स्कीम ABCBDB, मेटाफर रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, कि जिस तरीके से जो रैम्पर्ट्स हैं वो जो हैं जितने भी जो फोर्ट्स होते हैं उनको उनकी प्रोटेक्ट करते हैं, सिमिलरली जो हमारे ईयर हैं उनको भी वो रैम्पर्ट्स, वो यहाँ पर जो हमारे बाल हैं वो एज ए रैम्पर्ट एक्ट कर रहे हैं जो हमारे फेस को हाइड कर रहे हैं। द हेयर हाइड्स द ट्रू सेल्फ ऑफ एन ग्रेगरी, उसकी जो ट्रू सेल्फ है, उसके जो इनर इमोशंस हैं उसको उसके जो बाल हैं वो जो है हाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उसके जो गोल्डन हेयर है सिर्फ उन्हीं को देखकर वो रह गए हैं और उसकी इनर क्वालिटीज को किसी ने भी देखा नहीं है। एलिट्रेशन, लव यू फॉर योर सेल्फ, यहाँ पर वाई और वाई का रेपिटेशन है। रेपिटेशन, येलो हेयर, बार बार पोम के अंदर येलो हेयर का रेपिटेशन है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस भी है। एंजेम्पमेंट, एंजेम्पमेंट ऑलरेडी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बिना पंक्चुएशन मार्क के जब लाइन्स को कंटिन्यू किया जाता है। थीम, परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट इनर एंड आउटर ब्यूटी, कि किस तरीके से हमारी इनर ब्यूटी को और आउटर ब्यूटी को लेकर लोगों ने अपने अलग अलग परसेप्शन बना लिए हैं। अलग अलग परसेप्शन लोगों के हमारे बारे में हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को लेकर उन्होंने अपने ही बेसिस पर हमारी ब्यूटी को देखकर या हमारी इनर क्वालिटीज़ को देख के अपने परसेप्शन बना लिए हैं। थैंक यू।